धीरे धीरे आवाज कर। हाँ जी, नमस्कार सबके लिए। आज हम जिस विषय पे परिचर्चा कर रहे हैं वह विषय है संगोष्ठी या विचार गोष्ठी, जिसको हम सेमिनार कहते हैं। कि जो सेमिनार है, संगोष्ठी है, क्या कहलाता है, इस विषय पर हम परिचर्चा करेंगे। विचार गोष्ठी, संगोष्ठी अन्वेषण की एक ऐसी प्रविधि है जिससे चिंतन स्तर के अधिगम के लिए अंतः प्रक्रिया की परिस्थिति उत्पन्न की जाती है। और इस प्रविधि को विभिन्न स्तरों पर अनुदेशन परिस्थितियों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, और यह अधिक सीमित एवं औपचारिक प्रकृति की होती है, जबकि सम्मेलन अधिक विस्तृत एवं अनौपचारिक प्रकृति का होता है। हम देखें कि संगोष्ठी एक अनुदेशन की जो ऐसी प्रविधि है जिसमें चिंतन का स्तर अधिगम के लिए अंतः प्रक्रिया की परिस्थिति उत्पन्न की जाती है। चिंतन स्तर को सुसुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में ले जाया जाता है, और यह प्रक्रिया सीमित एवं अनौपचारिक होती है। और इसमें परिचर्चा सीमित समय में अधिक विषयों पर होती है। समय सीमित होता है, लेकिन परिचर्चा अधिक समय के लिए अधिक विषयों पर हो जाती है। और इस प्रक्रिया में सामूहिक परिचर्चा के माध्यम से कठिन एवं संश्लिष्ट विषयों को सरलतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है। विचार गोष्ठी के जो उद्देश्य होते हैं वो, क्योंकि प्रजातांत्रिक राष्ट्र एवं समाज के लिए सेमिनार अधिक उपयोगी है। इसके प्रयोग से ज्ञानात्मक, भावात्मक उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। इसके मुख्य उद्देश्य है विश्लेषण तथा आलोचनात्मक क्षमता का विकास करना, संश्लेषण तथा मूल्यांकन की योग्यता का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। निरीक्षण तथा अनुभव के प्रस्तुतिकरण की क्षमता का विकास करना, ऑब्जर्वेशन करता है, एक्सपीरियंस आपको देगा, अन्य व्यक्तियों के विरोधी विचार एवं दृष्टिकोणों की सहनशीलता का विकास करना, विचारों की स्वच्छंदता तथा दूसरों के सहयोग की भावना का विकास संगोष्ठी का उद्देश्य होता है। भावनात्मक स्थिरता का विकास होना। इसके अतिरिक्त जो सेमिनार से अपना दृष्टिकोण रखने का, स्पष्टीकरण करने तथा मांगने के व्यवहार का विकास भी होता है। विचार गोष्ठी के आयोजन में 4 भूमिकाएं निभानी होती है, और इसके मुख्य आयोजक तत्व क्या हैं कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स इन ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार, अर्थात संगोष्ठी के आयोजक तत्व कौन कौन से होते हैं, ये बात हमें जान। सबसे पहले विचार गोष्ठी के लिए प्रकरण का चयन करना है। जो व्यक्ति इस प्रकरण पर प्रपत्र तैयार करते हैं उन्हें वक्ता कहते हैं, और विभिन्न संस्थाओं से व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाता है। अक्सर सेमिनार की व्यवस्था एक कक्षा तथा विभाग द्वारा महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों तथा शोध संस्थाओं के स्तर पर की जाती है। इसमें मुख्य रूप से हमें लगता है, इसके मुख्य रूप से जो तत्व है, एक होता है ऑर्गेनाइजर। जो घटक हैं इनमें ऑर्गेनाइजर, इसके द्वारा कार्य योजना तैयार की जाती है, वक्ता निर्धारण इनके द्वारा किए जाते हैं, और विषय भी इनके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। विषय को कुछ अलग अलग भागों में भी डिवाइडेड करते हैं, और वक्ताओं में विषय डिवाइडेड होते चले जाते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजर का ही काम होता है, जिसको हम आयोजक बोलते हैं। जो आयोजक है वह आयोजक भी मुख्य रूप से पूरी संगोष्ठी में प्रारंभ से लेकर अंतिम अवस्था तक रहता है। अब इसके बाद बात आती है प्रेसिडेंट की, अध्यक्ष, और यह कार्यक्रम का निर्देशन, संचालन, संगोष्ठी के विषय पर चर्चा करवाते हैं। अध्यक्ष जो होते हैं विचार गोष्ठी का, वो विषय पूर्ण नियोजित होता है। वक्ता अपने प्रपत्र की प्रतिलिपियां तैयार करते हैं, और जो अध्यक्ष हैं, यह अध्यक्ष क्या करते हैं, कार्यक्रम का निर्देशन करते हैं, संचालन करते हैं, संगोष्ठी के विषय पर चर्चा करते हैं। अगर 3 दिवसीय संगोष्ठी रखते हैं
तो हमें अलग अलग सत्रों में, सेशन में उन्हें डिवाइड करना होता है। प्रत्येक सेशन का हम अध्यक्ष बनाते हैं और हर सेशन की अध्यक्षता के लिए एक अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। एक दिवसीय संगोष्ठी करते हैं तो उसमें हो सकता है कि प्रारंभिक सत्र हो, जो उसकी उद्घाटन सत्र हम जिसे से कहते हैं। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि आदि की हमें को चुनना होता है। उसके बाद जब हम सत्र प्रारंभ करते हैं तो सत्र की सत्राध्यक्षता, मुख्य अतिथि से भी हम सत्राध्यक्ष सत्र की अध्यक्षता कर सकते हैं, करा सकते हैं। उसके मिनट्स हमें बनाना होते हैं। और प्रत्येक वक्ता, जब वक्ता अपने रिसर्च पेपर प्रस्तुत करता है, उस सत्र में जितने रिसर्च पेपर प्रस्तुत होते हैं, अंतिम रूप में अध्यक्ष उन विषयों पर, उन रिसर्च पेपर्स पर या उन टॉपिक्स पर अध्यक्ष उनकी समीक्षा करते हैं और गुण दोषों पर ध्यान रखते हैं कि अध्यक्ष अध्यक्ष का उद्बोधन जो होता है वो एक प्रकार से अंतिम उद्बोधन होता है। उसके बाद आभार प्रदर्शन किया जाता है। वक्ता की हम बात कहें, जो स्पीकर होते हैं, विषयों पर अच्छी तैयारी करके उसकी प्रतिलिपि तैयार करें, प्रतिभागियों को देना, विषय संबंधी प्रश्नों को परिभाषित करने के लिए तैयार करना। तो वक्ता अपने प्रपत्र की प्रतिलिपियां तैयार कर सेमिनार के आरंभ में वितरित कर देता है। सेमिनार के भागीदारों में से एक अध्यक्ष का चयन सेमिनार के संचालन हेतु किया जाता है। सेमिनार संचालन का उत्तरदायित्व अध्यक्ष का होता है, हम बता चुके हैं। संचालन की प्रक्रिया भी अध्यक्ष निर्धारित करते हैं। और विचार गोष्ठी के आयोजन की समय सीमा 90 मिनट से 3 घंटे तक होती है। विचार गोष्ठी का विषय पूर्व निर्धारित होता है, जिसके बारे में प्रतिभागियों को पहले से बता दिया जा सकता है। तो ये हो गया वक्ता। वक्ता क्या है? स्पीकर्स हैं और अलग अलग विषयों पर हम स्पीकर्स को तय करना होते हैं। तो सत्र क्रम के अनुसार भी हम कर सकते हैं डिवाइडेड, विषय के क्रम के आधार पर हम उनका डिवाइडेशन कर सकते हैं और उन विषयों पर आकर के वो बोलते हैं। जैसे कि विषयों को अच्छे से तैयार करके लाएं, उस पर शोध करके लाएं, रिसर्च करके लाएं और विथ रेफरेंस के भी उन्हें लाना होता है। प्रतिभागी पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं, संगोष्ठी में जो भाग लेते हैं और वक्ताओं को सूचना तथा प्रश्न पूछना, उनका स्पष्टीकरण प्राप्त करना, इनका काम होता है जो प्रतिभागी। संगोष्ठी के रूप में अगर हम देखें तो एक लघु संगोष्ठी प्रकार की अगर हम बात करें, संगोष्ठी कितने प्रकार की होती है, तो इसमें एक लघु संगोष्ठी जिसको मिनी सेमिनार बोलते हैं, और एक होती है मुख्य संगोष्ठी या बड़ी संगोष्ठी जिसको हम मेन सेमिनार बोलते हैं। राष्ट्रीय संगोष्ठी जिसको हम नेशनल सेमिनार बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी जिसको हम इंटरनेशनल सेमिनार बोलते हैं। जो लघु संगोष्ठी होती है, किसी प्रकरण पर कक्षा स्तर पर जब सेमिनार का आयोजन छात्र स्वयं करते हैं, कक्षा आधारित चर्चा करना लघु संगोष्ठी है। किसी विभाग का जो मुख्य संगोष्ठी है वो किसी विभाग या संस्था के द्वारा आयोजित होती है, वह मुख्य संगोष्ठी होती है। राष्ट्रीय संगोष्ठी राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित संगोष्ठी क्या कहलाती है? राष्ट्रीय संगोष्ठी। इसमें राष्ट्रीय मुद्दे भी निहित होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दों पर जिन पर परिचर्चा होती है वह राष्ट्रीय संगोष्ठी कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा आयोजित की जाती है, तो वह अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी कहलाती है। विचार गोष्ठी की अगर हम सेमिनार की उपयोगिता को समझें, सेमिनार की उपयोगिता क्या होगी इस बात को जानें, उसके पहले हम इसकी प्रक्रिया को समझ लेते हैं। प्रक्रिया को हम समझ लेते हैं कि सर्वप्रथम विषय का चयन करना होता है, फिर विषयों से संबंधित प्रकरण प्रपत्र तैयार करना होते हैं और विभिन्न संस्थाओं में या यूं कहें प्रकरण प्रपत्र तैयार करने वाले वक्ता का भी चयन करना होता है। फिर विभिन्न संस्थाओं से व्यक्तियों को आमंत्रित करना होता है। ये भी एक प्रकार का जो पूरी प्रक्रिया है संगोष्ठी की। सबसे पहले विषय का चयन, विषयों से संबंधित प्रकरण प्रपत्र तैयार करना, फिर प्रकरण प्रपत्र तैयार करने के बाद वक्ताओं का चयन, जो वक्ता होंगे हमारे स्पीकर्स हैं, उनका हमें चयन करना होता है।
इसके उपरांत विभिन्न संस्थाओं से व्यक्तियों को भी आमंत्रित किया जाता है। संगोष्ठी कार्य का संचालन हेतु एक अध्यक्ष का चुनाव हमें अनिवार्य होता है। अध्यक्ष द्वारा संचालन की प्रक्रिया का निर्धारण होता है। अध्यक्ष की अनुमति से वक्ताओं द्वारा विचारों का प्रस्तुतिकरण होता है। और चूंकि प्रश्न उत्तर कार्यविधि होती है, इसमें एक संयोजक होता है जिसको हम कन्वीनर भी बोलते हैं। मुख्य संयोजक होगा जो कि इसमें जो संयोजना पूरी करेगा, उसमें हम जिसका हम पूरी संगोष्ठी का दायित्व, प्रक्रिया के बाद सारी प्रक्रिया करने के पहले हम एक संगोष्ठी का जो संगोष्ठी का आयोजक होता है, वह आयोजक जिसको हम व्यवस्थापक बोलते हैं, ऑर्गेनाइजर, तो यही ऑर्गेनाइजर होता है। इसको ही हम ऑर्गेनाइजर कहते हैं, संयोजक भी कहते हैं, कन्वीनर भी कहते हैं। व्यवस्थापक जो होता है वो इसी के अंतर्गत संयोजक, ऑर्गेनाइजर और कन्वीनर, ये शब्द एक ही उसमें प्रयोग किए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अध्यक्ष की अनुमति से ही वक्ताओं के द्वारा विचारों का प्रस्तुतिकरण होता है। प्रश्नोत्तर कार्यविधि होती है। संगोष्ठी वही सफल होती है जिसमें प्रश्नोत्तर हो। बिना प्रश्नोत्तर के संगोष्ठी संगोष्ठी नहीं कहलाती है। अध्यक्ष द्वारा अपने विचारों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है जब सारे वक्ता बोल लेते हैं, और वक्ताओं के प्रेजेंटेशन के बाद उन प्रपत्रों की, शोध पत्रों की समीक्षा का उद्बोधन के माध्यम से वो प्रस्तुत करते हैं कि किसका रिसर्च पेपर कैसा रहा, शोध पत्र कैसा था, इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है, कहीं ऐसा तो नहीं शोध पत्र विवादित है, या इस मैटर को हटा दिया जाए शोध पत्र से, या इस पर पुनर्विचार किया जाए। ये सारी बातें अध्यक्ष के लिए आरक्षित और सुरक्षित रहती है। और अंत में प्रकरणों तथा वाद विवादों के निष्कर्षों का प्रकाशन भी करवाना होता है। ये है प्रक्रिया एक प्रकार से। अब हम बात करें विचार गोष्ठी क्यों की जाए, आखिर क्या उपयोगिता है विचार गोष्ठी करने की। तो शिक्षा के ज्ञानात्मक तथा भावात्मक उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए संगोष्ठी समय समय पर हमें आयोजित करते रहना चाहिए। एक अच्छी शैक्षणिक संस्था के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद अगर कुछ होता है तो वह होता है उसका रिसर्च, शोध, और शोध के लिए किए गए कार्य अकादमिक गतिविधियों के अंतर्गत संगोष्ठियों आती हैं। हर संस्था को, हर शैक्षणिक संस्था को, चाहे वह उच्च संस्था हो या अथवा वह छोटी संस्था की ही क्यों ना हो, उसके अगर उसको विकास करना है तो संगोष्ठियों का आयोजन करना उसके लिए बहुत अनिवार्य तत्व हो जाता है। शिक्षा के ज्ञानात्मक तथा भावात्मक उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संगोष्ठियां आयोजित होती हैं, यही इसकी उपयोगिता है। प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास, संगोष्ठी से प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास होता है, और जो व्याप्त समस्याएं होती हैं उन व्याप्त समस्याओं को का निदान भी इससे होता है। क्योंकि जो प्रजातांत्रिक मूल्य हैं, उन प्रजातांत्रिक मूल्यों के संरक्षण करने के लिए संगोष्ठी अपनी अहम भूमिका निभाती है। प्रस्तुतिकरण एवं तर्क करने की क्षमताओं का विकास, जो शोधार्थी आते हैं अथवा जो वक्ता आते हैं या शोधार्थी हैं जो अपना पेपर प्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनकी हर बार की संगोष्ठी प्रस्तुतिकरण एवं तर्क करने की क्षमता का विकास, हर बार उनके अंदर नयापन आता है, हर बार उनके अंदर नयापन आएगा। क्यों? क्योंकि जो संगोष्ठी है, ये संगोष्ठी उसके प्रस्तुतिकरण करने के तरीके का विकास करती है, दूसरे के तरीकों को सुनता है, सुन करके वह प्रस्तुत करने की क्षमता का विकास संगोष्ठी के माध्यम से होता है, और उत्तम प्रकार की अधिगम प्रवृत्ति का विकास होता है। अर्थात ज्ञान को अर्जन करने की क्षमता का विकास संगोष्ठी से होता है। और उसके जो वह सोचता है, मान लो कोई शोधार्थी वह सोचता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, लेकिन जब उस संगोष्ठी में अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ उस संगोष्ठी में जुड़ते हैं तो उसके कारण उसकी बुद्धि खुल जाती है,
और उसका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा हो जाता है, सोचने की क्षमता बहुत अधिक विकसित हो जाती है, और ज्ञान को ग्रहण करने की गति भी उसकी अच्छी हो जाती है, और उसकी शोधात्मक प्रवृत्ति का विकास संगोष्ठी के माध्यम से होता है। उसकी अधिगम क्षमता का विकास संगोष्ठी से ही होता है। स्वतंत्र अध्ययन को प्रोत्साहन मिलता है। स्वतंत्र अध्ययन को प्रोत्साहन इसलिए मिल जाता है क्योंकि जब वो अपना रिसर्च पेपर प्रस्तुत करता है और उस दौरान कुछ प्रश्न उत्तर, रिसर्च पेपर पूरा होने के बाद कुछ प्रश्न उत्तर भी होते हैं, उन प्रश्नोत्तरों में हो सकता है वह उसने रिसर्च की और वो उस फील्ड पर नहीं लिख पाया, और उसे दूसरे फील्ड का ज्ञान नहीं था, उस क्षेत्र का ज्ञान नहीं था, तो जो जिन्होंने प्रश्न किया है वो उत्तर दे देंगे, अथवा अ, अन्य जो ऑडियंस हैं, जो सुनने वाले लोग हैं, उनमें से भी दे सकते हैं। अन्य जो वक्ता हैं, उन जो वक्ता आए हैं, और कहना चाहिए स्पीकर्स हैं, जो वो स्पीकर्स भी उस विषय पर मंथन करेंगे और एक नया निष्कर्ष निकल करके सामने आता है। तो निश्चित है कि स्वतंत्र अध्ययन इस कारण से, अगर उसे वहाँ पेपर प्रेजेंट करते समय और अगर प्रश्नोत्तर होते हैं, तो प्रश्नोत्तरों में अगर वह कमजोर पड़ता दिखाई देता है, तो उसके अंदर एक स्वतंत्र अध्ययन की वृत्ति जागृत होती है कि मुझे अगली संगोष्ठी में बहुत अच्छा अध्ययन करके आना है। अन्यथा ये जो स्पीकर्स हैं या फिर जो ऑडियंस हैं, श्रोतागण हैं, वो श्रोतागण पूछेंगे हमसे तो हम क्या जवाब देंगे? जब हमारा अध्ययन ही अच्छा नहीं होगा तो हम कैसे कर पाएंगे? तो शोधार्थी या शोध पत्र वाचक क्या करता है? स्वतंत्र अध्ययन की उस शिक्षा उसे संगोष्ठी से मिल जाती है कि मुझे किसी विषय पर बोलने के पहले मुझे क्या करना है? अध्ययन करना होगा। बिना अध्ययन के जो लोग पेपर प्रेजेंट करते हैं, रिसर्च करते हैं, रिसर्च पेपर प्रपत्र का वाचन करते हैं, शोध पत्र का, तो उन्हें उपहास का पात्र भी विद्वानों के बीच में बनना पड़ सकता है। अब अगली बात आती है कि संगोष्ठी क्यों करना चाहिए। वाद विवाद में भाग लेने से बोलने का विकास होता है। उसकी जो वाक शक्ति है, बोलने की शक्ति है, वक्तृत्व कला है, वक्तृत्व कला बोलने से ही, सतत अभ्यास से ही आएगी। और जो वाद विवाद होते हैं उनमें तर्क वितर्क होते हैं, तो उन तर्क वितर्कों को सुन करके बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, और वह दूसरों के द्वारा बोले गए शब्दों को ग्रहण करने की क्षमता भी रख लेता है, जिससे उसके बोलने का विकास भी हो जाता है। आलोचनात्मक चिंतन का विकास भी अ, होता है। किसी ने कोई शोध पत्र का वाचन किया और उस दौरान, या अध्यक्षीय उद्बोधन हुआ, तो अध्यक्षीय उद्बोधन में अध्यक्ष का कर्तव्य होता है कि वह समान दृष्टि से समस्त शोध पत्रों को सुने जो उनने बोला है, फिर उनके ऊपर अपनी आलोचना, समालोचना, समीक्षा, अपने विचार, अपने चिंतन उस शोध पत्र के विषय पर अध्यक्ष स्वयं रखते हैं। और जो अध्यक्ष का गुण होता है, उस आलोचनात्मक जो उनकी पद्धति होती है, समीक्षात्मक जो पद्धति होती है, तो उस समीक्षात्मक पद्धति के माध्यम से हमें ज्ञात होता है कि एक रिसर्च पेपर को की आलोचना किस प्रकार से की जाती है, समालोचना किस प्रकार से की जाती है, समीक्षा किस प्रकार से की जा सकती है, बिना लड़े, बिना विवाद के निर्विवाद आलोचना करना, समीक्षा करना, समीक्षण करना, निरीक्षण करना, उस पर अपने विचारों को व्यक्त करना, अध्यक्ष अध्यक्ष के माध्यम से, उसके वक्तव्य के माध्यम से श्रोताओं के अंदर वो आलोचनात्मक चिंतन का विकास होता है। वहां जो आलोचना की जाती है, वहां किसी की बुराई करने के लिए आलोचना का उद्देश्य नहीं होता, किसी को उच्च और निम्न दिखाने का भाव बिल्कुल भी नहीं होता। वहां पर केवल ज्ञान की बात होती है। तो उसमें प्रश्न प्रति प्रश्न होते हैं, और अध्यक्ष अपने उन प्रश्नों का समाधान भी देते हैं।
इस डबल प्रकार वाले से आशीष। इसमें हम अगर देखते हैं कि जो संगोष्ठी है, ये संगोष्ठी से आलोचनात्मक चिंतन का विकास भी होता है। शिक्षार्थी में, शोधार्थी में, श्रोताओं में सामाजिक एवं भावात्मक गुणों का विकास भी संगोष्ठी के माध्यम से अवश्य में होता है। तो इस प्रकार से ये जो विचार गोष्ठी है, संगोष्ठी है, तो इन संगोष्ठियों के माध्यम से हमें सारी चीजें जानने का अवसर मिलता है। संगोष्ठी एक सभा होती है जिसमें सूचनाओं के आदान प्रदान के साथ साथ परिचर्चा भी की जाती है, किंतु संगोष्ठी का स्तर सम्मेलन की अपेक्षा छोटा होता है। संगोष्ठी एवं औपचारिक प्रकृति की होती है, जबकि सम्मेलन अधिक विस्तृत और अनौपचारिक प्रकृति का होता है। संगोष्ठी में परिचर्चा सीमित समय में अधिक गंभीर विषयों पर होती है। संगोष्ठी में भाग लेने वाले प्रत्येक सदस्य को अपने विचार रखने होते हैं, तत्पश्चात उस पर परिचर्चा शुरू होती है। संगोष्ठी के फलस्वरूप मानवीय उस शक्तियों का पोषण किया जाता है तथा अभिनव चिंतन की ओर उसे उन्मुख किया जाता है। यह चिंतन एक अंतः प्रक्रिया है। तो हम अगर देखें तो संगोष्ठी का एक कॉग्निटिव ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम ज्ञानात्मक उद्देश्य कहते हैं। तो अनुसंधानकर्ता में आलोचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक क्षमताओं का विकास करना इसका उद्देश्य होता है। अनुसंधानकर्ताओं में संश्लेषणात्मक तथा मूल्यांकन संबंधी योग्यताओं का विकास करना होता है। दूसरे हम भावनात्मक उद्देश्यों की बात कहें तो अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स, तो अन्य अनुसंधानकर्ताओं के विरोधी विचारों, निष्कर्षों एवं दृष्टिकोणों के प्रति सहनशीलता का विकास संगोष्ठी से होता है। अन्य अनुसंधानकर्ताओं की शोध परिणामों उपागमों की प्रशंसा करना ये भावनात्मक उद्देश्य होता है। अनुसंधानकर्ता में भावनात्मक स्थिरता एवं प्रेरणाओं को प्रोन्नत करना होता है। अन्य अनुसंधानकर्ताओं के प्रति सम्मान की भावना का विकास करना भी इसका उद्देश्य होता है। तो इस प्रकार से हमने ये चीजें जानी कि संगोष्ठी क्या है। अब संगोष्ठी की प्रक्रिया हम एक बार और आपको समझा देते हैं कि सर्वप्रथम संगोष्ठी हेतु किसी प्रकरण का चयन किया जाता है। विभिन्न संस्थाओं से व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाता है। उनके व्यय के लिए संगठन आर्थिक सहायता देता है। संगोष्ठी का प्रकरण पूर्व नियोजित होता है। संगोष्ठी के कार्य संचालन के लिए भागीदारों अ, में से ही अध्यक्ष का चयन किया जाता है। संचालन प्रक्रिया अध्यक्ष निर्धारित करता है। व्यक्ति जो प्रकरण प्रपत्र तैयार करता है उसे वक्ता कहते हैं। प्रवक्ता प्रकरण को गहनता से तैयार करके प्रस्तुत करते हैं तथा उसकी प्रमुख विषय वस्तु सभी को पहले बता देता है, जिससे संप्रेषण और विषय वस्तु के स्वरूप को समझने में सहायता मिलती है। संगोष्ठी का अध्यक्ष यह निर्धारित करता है कि परिचर्चा प्रत्येक व्यक्ति के प्रस्तुतिकरण की अंत में अथवा सभी वक्ताओं द्वारा प्रकरण प्रस्तुत करने के उपरांत ही की जा सकती है। प्रकरण प्रस्तुत करने के पश्चात अध्यक्ष वाद विवाद का अवसर प्रदान करता है। वाद विवाद के समापन पर अध्यक्ष अपने विचार प्रस्तुत करता है। संगोष्ठी की कार्यप्रणाली तथा परिचर्चा की प्रमुख तथ्यों का आलेख तैयार किया जाता है। उपयोगी प्रकरण तथा वाद विवाद के निष्कर्षों को भी प्रकाशित किया जाता है। ये संगोष्ठी के लक्ष्य। संगोष्ठी की विशेषताओं की हम बात कहें तो ये उच्च चिंतन का विकास करने के साथ साथ स्वतंत्र विचारों को प्रोत्साहन प्रदान करता है। प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करके आलोचनात्मक चिंतन का विकास करता है और स्वाभाविक अधिगम को बढ़ावा देता है। सामाजिक एवं भावनात्मक गुणों के विकास में यह सहायक होता है। यह वाद विवाद प्रस्तुतिकरण तर्क करने के लिए कौशल का विकास करता है। और हमने आपके लिए उद्देश्य संगोष्ठी के मुख्य उद्देश्य बता ही दिए कि ज्ञानात्मक और भावात्मक। तो इस प्रकार से ये पूरी संगोष्ठी। अब बात करें हम संगोष्ठी के तत्व, व्यवस्थापक जिसको ऑर्गेनाइजर कहते हैं, कन्वीनर भी कहते हैं और संयोजक भी कहते हैं। अध्यक्ष प्रेसिडेंट होता है। स्पीकर्स होते हैं जिसको हम वक्ता कहते हैं। प्रतिभागी
अर्थात पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं। ये संगोष्ठी के आयोजक तत्व हैं, कंपोनेंट्स हैं, एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिज्म सेमिनार। ये सेमिनार के आयोजक तत्व हैं। और प्रकार: लघु संगोष्ठी जो कक्षा आधारित होती है, बड़ी संगोष्ठी संस्था के द्वारा, विभाग के द्वारा आयोजित की जाती है, राष्ट्रीय संगोष्ठी राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाती है, राष्ट्रीय मुद्दों पर जिस पर चर्चा की जाती है, और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी अ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होती है और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा आयोजित संगोष्ठी। विषयों का की संगोष्ठी की प्रक्रिया पुनः समझें हम। विषयों का चयन, विषयों से संबंधित प्रकरण प्रपत्र तैयार करना, फिर प्रकरण प्रपत्र तैयार करने वाले वक्ताओं का चयन करना, विभिन्न संस्थाओं को आमंत्रित करना, संगोष्ठी कार्य संचालन के लिए एक अध्यक्ष का चुनाव करना, अध्यक्ष के द्वारा संचालन होना, प्रमुख वक्ताओं अध्यक्ष की अनुमति से वक्ताओं को आमंत्रित करना, उनके विचारों को जानना समझना, फिर प्रश्न उत्तर कार्यविधि, अध्यक्ष के द्वारा अपने विचारों का अभिव्यक्तिकरण और प्रश्नोत्तर आदि होंगे, और अंत में विवादों और जो अंतिम निर्णय होंगे उन निर्णयों के माध्यम से उसे प्रकाशित कराया जाता है। तो इस प्रकार से हमने आज संगोष्ठी के विषय में जाना। किसी का कोई प्रश्न हो तो वह पूछ सकता है कि अगर आपको कोई शंका हो। सब समझ में आ गया? संगोष्ठी के बारे में समझ में आया? बताइए। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है? मैसेज आपके आ रहे हैं प्रॉपर ग्रुप पर? बड़ी अच्छी बात है। आप लोग इस प्रकार से अपने रिसर्च को आगे बढ़ाए। जहाँ जिस जिस विश्वविद्यालय के जो जो भी शोधार्थी हों, वह शोधार्थी इसे सुने, जाने, समझें और इस जानकारी को अन्य शोधार्थियों तक प्रेषित भी करते जाए, जिससे उनकी शोध यात्रा आसान हो सके। इन्हीं भावनाओं के साथ नमस्कार। और समस्त शोधार्थियों के लिए पुनः पुनः यही कहूँगा कि आप लोग अपने शोध कार्य को सतत बढ़ाते रहें, निरंतर बढ़ाते रहें, दैनंदिनी बना करके बढ़ाते रहें, तो आपकी शोध यात्रा संपूर्णता को प्राप्त होगी।